थिंक एंड ग्रो रिच बुक 1937 में नेपोलियन हिल के द्वारा लिखी गई दुनिया की एकमात्र ऐसी बुक है जिसको लिखने के लिए कई सालों तक रिसर्च की गई है और 500 से भी ज़्यादा उस वक्त के सबसे अमीर लोगों के इंटरव्यू को लेने के बाद इस बुक में अमीर बनने के या फिर किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल बनने के लिए कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स बताए गए जिसने आज तक दुनिया में कितने ज़्यादा लोगों को सफल बनाया है। और ये भी माना जाता है कि थिंक एंड ग्रो रिच बुक ने आज तक जितने लोगों को सक्सेसफुल बनाया है उतना ना ही कोई और बुक और ना ही कोई लीडर कर पाया है। और शायद इसीलिए आज कई सारे बड़े बिजनेसमैन और लीडर्स इस बुक को पढ़ने की एडवाइस देते हैं। तो चलिए जानते हैं इस बुक में अमीर बनने के ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स और ऐसे कौन से रूल्स बताए गए जो इस बुक को इतना खास बनाते हैं। दरअसल इस बुक के राइटर नेपोलियन हिल एक मैगजीन के लिए काम कर रहे थे। उसी दौरान अमेरिका के सबसे अमीर इंसान एंड्रू कार्नेगी को मिलने का उनका इंटरव्यू लेने का मौका मिलता है। एंड्रू कार्नेगी सेल्फ मेड बिलियनर थे और वो जानते थे कि हार्ड वर्क और कुछ ऐसी मैजिकल पावर्स, कुछ ऐसी चीज़ें अपनाकर सफल हुआ जा सकता है। कार्नेगी जानते थे कि गरीब होना कितनी बुरी बात है, गरीब लोग कितनी ज़्यादा मुसीबतों को झेलते हैं। इसलिए वो चाहते थे कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रॉस्पेरिटी देने वाली इस जादुई फॉर्मूला को लोगों तक पहुंचाया जाए। क्योंकि अमीर कैसे बनते हैं ये जानने के लिए और रिसर्च करने के लिए ज़्यादातर लोगों के पास टाइम नहीं होता। इसीलिए उन्होंने नेपोलियन हिल को सुझाव दिया कि इस दुनिया में मेरे जैसे कई सफल लोग हैं जिन्होंने गरीबी को हरा कर सक्सेस को अचीव किया है। सफल लोगों के सफलता के रहस्य उन्हीं के साथ दफन हो जाए, उससे तो अच्छा है कि उन रहस्यों को आगे आने वाले उन लोगों तक पहुंचाया जाए जो अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और अमीर बनना चाहते हैं। क्योंकि हमारी सक्सेस के पीछे पैसों से बढ़कर कहीं ऐसी बड़ी पावर्स काम करती है, कई ज़्यादा ऐसे थॉट्स काम करते हैं जो आम और साधारण सा इंसान सोच भी नहीं सकता। इसलिए नेपोलियन हिल सक्सेसफुल लोगों के रहस्य को जानने के लिए निकल जाते हैं। 20 सालों तक वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट अमीर लोगों से मिलते हैं, उनका इंटरव्यू लेते हैं और इन इंटरव्यू का निचोड़ से बाहर आती है ये थिंक एंड ग्रो रिच बुक, सोचो और अमीर बनो। मैंने इस बुक को अच्छे से पढ़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों के सामने इस बुक के सारे लर्निंग्स को रखने जा रही हूँ। नेपोलियन हिल इस बुक की स्टार्टिंग में बताते हैं कि जब आप थिंक एंड ग्रो रिच बुक की फिलोसॉफी को अपनी लाइफ में अप्लाई करोगे तब एक बदली हुई जिंदगी के लिए तैयार रहना। क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए अच्छे से समझाते हुए इस बुक सोचो और अमीर बनो की लर्निंग्स को स्टार्ट करते हैं। डिजायर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट, धनवान बनने का प्रथम कदम। लाइफ में कुछ हासिल करने के लिए, लाइफ में कुछ बड़ा करने के लिए स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बर्निंग डिज़ायर होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है और उसके लिए आगे बढ़ने की तैयारी हर ड्रीमर के लिए इनिशियल स्टेप है। उदासीनता, आलस और महत्वाकांक्षा का अभाव जहाँ पे होता है वहाँ पे सपने पैदा ही नहीं होते। इसलिए नेपोलियन हिल स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछते हैं कि कैन यू इमेजिन योर सेल्फ रिच। बहुत धनवान बने हुए लोगों ने सपना देखी होगी, अपेक्षाएं की होगी, आशाएं रखी होगी और उसको साकार करने के लिए आयोजन भी किया होगा, तब जाके वो धनवान बने होंगे। जब तक आप मनी के लिए तीव्र इच्छा कि आप यकीन में उसे पा सकते हो ऐसा नहीं मानते, तब तक आप उस दिशा में काम ही नहीं करोगे और ऐसे धनवान या फिर सफल नहीं बना जा सकता। आप जो करना चाहते हो वो सही हो और आपको उस पर विश्वास हो तो आप उस काम को करो और आगे बढ़ो। फेथ, जो इच्छा हमने की है वो वास्तव में पूरी हुई है, इस तरीके की कल्पना करना धनवान बनने का दूसरा कदम। हमारे माइंड का मुख्य चालक बल फेथ है। जब हमारे थॉट्स और हमारे गोल्स एक होते हैं तब उसकी वाइब्रेशन इंस्टेंटली सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचती है और उसके बाद वो एक आध्यात्मिक स्वरूप धारण कर लेता है। फेथ की फीलिंग को ग्रो करवाने के लिए और सबकॉन्शियस माइंड को पावर को अपनी लाइफ में बेनिफिट में यूज़ करवाने के लिए वन एंड ओनली फेमस मेथड है जो है अपने सबकॉन्शियस माइंड को बार बार एक ही मैसेज को देते रहना। ऑथर ने एग्जाम्पल देते हुए समझाया है कि जब कोई फर्स्ट टाइम क्राइम करता है तब उसको गिल्ट फील होता है, लेकिन वो बार बार क्राइम करता रहता है या फिर उसी एनवायरनमेंट में रहता है तो उसके लिए वो नेचुरल हो जाता है और वही उसकी आइडेंटिटी बन जाती है। इस बात को दूसरे वर्ड में समझाए तो जो बात हम बार बार रिपीट करते रहते हैं, जो वर्ड्स हमारे माइंड में रिपीट होते रहते हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में ऑटोमेटिकली चले जाते हैं। ये कोई कम नसीबी नहीं है, ये सबकॉन्शियस माइंड की पावर है। कम नसीबी ये है कि लोग इस पावर के बारे में नहीं जानते हैं और इस पावर को नेगेटिव या फिर नकारात्मक लोड से अपनी लाइफ में यूज़ करते रहते हैं।
सबकॉन्शियस माइंड जैसे पॉजिटिव थॉट्स पे वर्क करता है उसी तरीके से वो नेगेटिव थॉट्स पे भी वर्क करता है। वो पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में डिफरेंस नहीं करता। इसीलिए ज़्यादातर लोग नेगेटिव सोच की वजह से अपनी लाइफ को नेगेटिव बनाते रहते। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा मैसेज दे सकते हैं कि आप सफल हो रहे हैं, आप पैसा कमा रहे हैं। जब आपकी बिलीव सिस्टम और आपकी फेथ इतना स्ट्रांग हो जाएगी तो सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके फेवर में वर्क करना स्टार्ट कर देगा। ऑथर ने कहा है कि निष्फलता को दूर करने की वन एंड ओनली फेमस जो मेडिसिन है वो है फेथ। ऑटो सजेशन, द मीडियम फॉर इन्फ्लुएंसिंग द सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने वाला माध्यम धनवान बनने का थर्ड स्टेप। 5 इंद्रियों के द्वारा हमारे माइंड तक पहुंचा जा सकता है। हमें जो प्रभावित करने वाले थॉट्स होते हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड में जाते हैं। वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके थ्रू जो ऑटो सजेस्ट होता है वो सारे थॉट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाते हैं। इसीलिए ऑथर ने सबकॉन्शियस माइंड के पावर के बारे में समझाते हुए कहा है कि सबकॉन्शियस माइंड को उस उपजाऊ मिट्टी की तरह समझे जहाँ पे आप जो चीज़ें बोएंगे वो आप अच्छे से पा सकते हैं। उसी तरीके से आपके सबकॉन्शियस माइंड में जैसे थॉट्स, जैसे फीलिंग्स और जैसे आपकी बिलीव्स जाएगी उस तरीके की ज़िंदगी आपको जीने को मिलेगी। इसीलिए ऑथर कहते हैं कि आपके हाथों में ढेर सारा पैसा है, ऐसा माने और उसे महसूस करें। सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने के लिए ऑथर ने 3 स्टेप बताए हुए हैं। फर्स्ट, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे ऐसे कोई शांत प्लेस पे आप चले जाओ। पॉसिबल हो तो आप रात के सोने के टाइम पे ये करो, आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। रात को सोने के टाइम पे सबसे पहले आप अपनी आंखें बंद कर दें और आप सुन सके उतनी आवाज़ में आप अपने आप से कहें कि आपको कितना पैसा चाहिए और कितने टाइम के अंदर चाहिए। उस पैसे के बदले में आप कौन सी सर्विस या फिर कौन सा बिजनेस करने वाले हैं उसके बारे में दोहराएं और बोलते समय उस पैसों को आपने वास्तव में पा लिया है ऐसा महसूस करें। स्टेप 2, जब तक आप जितना पैसे पाना चाहते हो वो आपकी इमेजिनेशन में ना आ जाए तब तक मॉर्निंग में और नाइट में इस प्रोसेस को दोहराते रहे। थर्ड स्टेप, इस बात को किसी कॉपी में लिख लो और इसी जगह पे रख दो जहाँ पे रात को सोने के टाइम पे और सुबह उठते ही आपका ध्यान जाए। और जब आप उसको देखो और फिर उसको पढ़ो और याद रखने की कोशिश करो। हो सकता है कि आपको इनरिलेवेंट लगे, लेकिन अपने सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करने के लिए और अपने हौसले को बढ़ाने के लिए यही एक रहस्य है। काफ़ी सारे फिलोसोफर भी कहते हैं कि हर एक इंसान अपना भाग्य विधाता है, लेकिन ऐसा क्यों? वाई? क्योंकि हर किसी के पास अपना सबकॉन्शियस माइंड है। सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करने की क्षमता हर किसी इंसान में है। जिस तरीके से अपने थॉट्स होंगे उस तरीके की आप अपनी लाइफ बना सकते, इसलिए आप अपने भाग्य विधाता है। फोर्थ, स्पेशलाइज्ड नॉलेज, पर्सनल एक्सपीरियंस और ऑब्जर्वेशन। ऑथर बताते हैं कि 2 तरीके के नॉलेज होते हैं, जनरल नॉलेज और स्पेसिफिक नॉलेज। आपने बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को तो देखा ही होगा, वो बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, लेकिन वो जो पढ़ाते हैं वो उसको अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं कर पाते, इसलिए वो ज़्यादा पैसे वाले नहीं होते। अगर आपको यकीन नहीं आता तो आप उनकी सैलरी शीट देख सकते हैं। ऑथर बताते हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रखते हैं कि अगर आपने एजुकेशन नहीं लिया, आपने स्कूलिंग नहीं की तो आप एजुकेटेड नहीं है। असल में लोग एजुकेशन का मीनिंग ही नहीं जानते। एजुकेशन लैटिन वर्ड एजुको के ऊपर से आया हुआ है, जिसका अर्थ है विकसित होना, बाहर आना, अंदर से अपने आप को विकसित करना। एजुकेटेड इंसान वो है जिसको पता है कि जब भी कोई स्पेसिफिक नॉलेज की ज़रूरत हो तो कहाँ से मिल सकता है और उस नॉलेज को कैसे अप्लाई किया जा सकता है। उस तरीके की जो नॉलेज रखता है उसको एजुकेटेड ही कहा जाता है। और यही बात मैंने इस वीडियो में भी समझाई हुई है। स्टेप 5, इमेजिनेशन, द वर्कशॉप ऑफ द माइंड। इमेजिनेशन 2 टाइप की होती है, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। सिंथेटिक इमेजिनेशन ज़्यादातर रिसर्चर्स यूज़ करते हैं, लेकिन कई बार कोई जीनियस सिंथेटिक रिसर्च के दौरान कोई प्रॉब्लम आने पर क्रिएटिव इमेजिनेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। क्रिएटिव इमेजिनेशन से ह्यूमंस का माइंड इनफाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट विजन के साथ कन्वर्जेशन करता है और उससे उसको आइडियाज़ आते हैं। बिजनेस इंडस्ट्रीज, कवियों, लेखकों, संगीतकारों, चित्रकारों ये इतने ज़्यादा सफल इसीलिए है क्योंकि उन्होंने अपने दिमाग में क्रिएटिव इमेजिनेशन को डेवलप कर लिया है। स्टेप 6, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग, द क्रिस्टलाइज ऑफ डिजायर इनटू एक्शन। इस स्टेप में ऑथर ने प्लानिंग पे फोकस किया है। ऑथर ने बताया है कि अगर एक प्लान फेल हो जाता है तो दूसरा प्लान बनाओ और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता ना मिले। और इस स्टेप में ऑथर ने पूछा है कि आपका QQS रेटिंग क्या है। QQS रेटिंग यानी कि क्वालिटी, क्वांटिटी एंड स्पिरिट। अब इस फॉर्मूला को अच्छे से समझते हैं। फर्स्ट, क्वालिटी, अपने काम की गुणवत्ता को देखो और आप जो कोई भी पोस्ट पे हो, जो कोई भी काम कर रहे हो उसको अपना बेस्ट दो। बेस्ट देते हुए भी आप ये देखो कि इस काम को और भी अच्छे से कैसे किया जा सकता है। सेकेंड,
क्वांटिटी, काम के प्रमाण के मुद्दे को इस तरीके से समझाना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति अपने काम को करने के लिए हर वक्त बेस्ट देने के लिए तैयार होना चाहिए और समय के बंधनों को त्याग करने की आदत डालनी चाहिए। थर्ड, स्पिरिट ऑफ कोऑपरेशन, यानी कि सहकार की भावना। काम के दौरान अपनी पूरी स्पिरिट को अपने काम में डाल देना चाहिए, यानी कि अपना बेस्ट देना चाहिए और उसके साथ साथ अपने सहकार्यकरों के साथ भी अच्छे से सहकार से काम करना चाहिए। इसी के साथ ऑथर इस चैप्टर में सेल्फ ऑब्जर्वेशन के ऊपर भी ज़्यादा जोर देते हैं। स्टेप 7, डिसीजन, द मिस्ट्री ऑफ प्रोकास्टिनेशन। जीवन में निष्फल गए हुए 25,000 से भी ज़्यादा युवक युवतियों का इंटरव्यू लेने के बाद ऑथर को ये समझ में आया कि क्या ऐसी चीज़ है जो इन लोगों को असफलता का स्वाद चखना पड़ा। उसमें ऑथर को सिर्फ एक चीज़ें मिलती है कि लैक ऑफ डिसीजन मेकिंग। सफल लोग और असफल लोगों में सबसे बड़ा एक जो कॉमन रीज़न है वो है डिसीजन मेकिंग का। करोड़ों डॉलर्स के साथ धनिक बने हुए लोगों की जब समीक्षा की गई तब जानने को मिला कि उनमें से सबसे मेन और कॉमन सी चीज़ थी इंस्टेंट डिसीजन मेकिंग की। लिए हुए डिसीजन में अगर कोई भी चेंजेस लाने पड़े तो वो सहजता से, धीरे से और सोच विचार करने के बाद लेंगे। लेकिन उससे उल्टा असफल लोग डिसीजन लेने में तो देर लगाएंगे, डिसीजन तो तुरंत नहीं लेंगे, लेकिन एक बार डिसीजन लेने के बाद कोई भी प्रॉब्लम दिखे तो वो तुरंत ही उसको चेंज कर देंगे। इसीलिए कई बार सक्सेसफुल लोग इंस्टेंटली डिसीजन लेते हैं और फिर उसी डिसीजन पे टिके रहते हैं और इसीलिए उन्हें जिद्दी भी कहा जाता है। कई बार लोग न्यूज़पेपर, रिलेटिव्स और गॉसिप करने वाले पड़ोसियों से इंस्पायर हो जाते हैं और उससे अपने डिसीजन को चेंज कर देते हैं। अगर आप इसी तरीके से दूसरों के अभिप्रायों से प्रभावित हो जाएंगे तो आपकी पर्सनल कोई भी इच्छा नहीं रहेगी। नज़दीकी रिश्तेदार और फ्रेंड्स की हंसी मजाक करने की ये आदत उन्हें भी पता नहीं होता कि वो दूसरे लोगों के हौसले को, कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। इसीलिए ऑथर बताते हैं कि आपके पास अपना खुद का दिमाग है, उसको यूज़ करें और फिर डिसीजन ले। अब आप अपना मुंह बंद रखकर, अपनी आँख और कान को खुला रखकर डिसीजन ले। दुनिया को बताओ कि आप क्या करना चाहते हो, लेकिन उससे पहले उसको करके दिखाओ। जो लोग दृढ़तापूर्वक डिसीजन लेते हैं वो जानते हैं कि उनको वास्तव में क्या चाहिए और लगभग वो सब चीज़ें उसमें मिल ही जाती है। काफ़ी ज़्यादा लोग जब कंफ्यूज हो जाते हैं तो सोचते हैं कि हमें डिसीजन ही नहीं लेना, जो होगा वो देखा जाएगा। लेकिन ये बात याद रखें कि डिसीजन न लेना या फिर डिसीजन लेने को टालना ये भी एक डिसीजन ही है। स्टेप 8, परसिस्टेंस, ध्येय के लिए कॉन्टिन्यूसली एफर्ट्स। जो लोग होपलेस सिचुएशन में भी फाइट करते हैं ना, उनमें शांत लेकिन हरा ना सके ऐसी पावर्स पड़ी हुई होती है, जिसे हम लोग परसिस्टेंस कहते हैं। परसिस्टेंट बनने की तालीम ली जा सकती है। परसिस्टेंट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ हैबिट। स्टेप 9, पावर ऑफ द मास्टरमाइंड, द ड्राइविंग फोर्स। मास्टरमाइंड की शक्ति, धन संचय या फिर सफलता को पाने के लिए एक पर्याप्त शक्ति का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस पर्याप्त शक्ति के बिना आपकी योजना, इच्छा, विश्वास और कल्पना बेकार है। ऑथर मास्टरमाइंड बनने के 3 उपाय बताते हैं। फर्स्ट, इनफाइनाइट विजडम, अपने क्षेत्र का गहरा और सटीक ज्ञान प्राप्त करें। सेकेंड, अर्न्ड एक्सपीरियंस, थियोरेटिकल नॉलेज कितना भी हो लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज से तो पीछे ही रहता है, इसीलिए जितना आपके पास एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हो पाओगे। थर्ड, एक्सपेरिमेंट, ज्ञान और अनुभव के आधार पर प्रयोग करना। मास्टरमाइंड ग्रुप के माध्यम से शक्ति को प्राप्त करने का एक और तरीका है, आपको सही मास्टरमाइंड समूह को चुनना होगा। आप मास्टरमाइंड तब है जब आपके पास ऐसे लोगों की टीम है जिसका काम आपके प्लान को चलाना और आपको सक्सेस में हेल्प करना है। 10th, द सबकॉन्शियस माइंड, द कनेक्टिंग लिंक। नेपोलियन हिल बताते हैं कि मन 2 प्रकार के होते हैं, चेतन मन और अचेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड को आप नियंत्रित कर सकते हैं लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को आप नियंत्रित नहीं कर सकते, क्योंकि कॉन्शियस माइंड को दृष्टि, ध्वनि, स्वाद, गंध और स्पर्श जैसे इंद्रिय के थ्रू जानकारी मिलती है और अवचेतन मन में चेतना का एक क्षेत्र होता है। सबकॉन्शियस माइंड दिन और रात वर्क करता रहता है, इसीलिए हर कोई इंसान सबकॉन्शियस माइंड के पावर के थ्रू अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में पलट सकता है। इसलिए आपको ऑलवेज पॉजिटिव सोचना है। अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ों को आप पाएंगे, इसीलिए आपको नेगेटिव फीलिंग और पॉजिटिव फीलिंग को पहचानना सीखना होगा। स्टेप 11, द ब्रेन, और ब्रॉडकास्टिंग एंड रिसीविंग स्टेशन फॉर थॉट। हर ह्यूमन का ब्रेन थॉट की वाइब्रेशन को ब्रॉडकास्ट करने का और रिसीव करने का एक स्टेशन है। सबकॉन्शियस माइंड देने का स्टेशन है जहाँ से थॉट की वाइब्रेशन ब्रॉडकास्ट होती है और क्रिएटिव इमेजिनेशन इज अ रिसीविंग सेट।
आप जैसे माहौल में रहोगे उस तरीके से आपके थॉट्स क्रिएट होंगे और आपके थॉट आपकी बॉडी में वाइब्रेशन के थ्रू फीलिंग्स बनेंगे और आपको महसूस होगा और इसी तरीके से वाइब्रेशन फैलेंगे। अगर आपके माइंड को नेगेटिव थॉट्स मिलेंगे तो आपका एटीट्यूड नेगेटिव हो जाएगा। इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादातर समय किन लोगों के बीच में बिता रहे हैं। 12th, द सिक्स्थ सेंस, द डोर टू द टेम्पल ऑफ विजडम। छठी इंद्रिया सबकॉन्शियस माइंड का पार्ट है। इसे आइडियाज, प्लान, इंस्पिरेशन, क्रिएटिव इमेजिनेशन जैसी चीज़ें प्राप्त करने के रूप में जाना जाता है। ये फाइनाइट माइंड और इनफाइनाइट माइंड के बीच का माध्यम है। इट्स अ मिक्सचर ऑफ मेंटल एंड स्पिरिचुअल। यही एक पॉइंट है जहाँ पे ह्यूमंस का माइंड यानी कि हमारा माइंड यूनिवर्सल माइंड के साथ कनेक्ट होता है। द सिक्स्थ सेंस इज अ वेरी पावरफुल एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग्स। यूनिवर्स ने हमें कितनी गॉड गिफ्टेड चीज़ें दी हुई है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड इतना पावरफुल है जिसकी वजह से आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन हम ये सब कुछ क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि ऑथर ने बताया कि हमारे अंदर कुछ डर बैठ गए। इसलिए ऑथर ने इस पर भी रिसर्च किया है। उनको जानने को मिला है कि 6 प्रकार के डर होते हैं जो हर इंसान इसी में फंसा रहता है। तो बीजे के 6 डर कौन कौन से वो जानते हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, बीमारी का डर, किसी के प्यार को खो देने का डर, वृद्धावस्था का डर, मृत्यु का डर। हर किसी में इस प्रकार के डर होते हैं, लेकिन ये दुनिया का अंत नहीं है। अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आगे बढ़ना है, तो आपको आपके दिमाग को नियंत्रित करना होगा। अगर आप उनको नियंत्रित नहीं करेंगे तो आपका दिमाग आपको नियंत्रित करने लगेगा। और माइंड को कंट्रोल में रखने का बेस्ट तरीका यही है कि निश्चित प्लान के साथ अपने माइंड को बिजी रखना। और बुक के लास्ट में नेपोलियन बताते हैं कि अगर हम जुड़े हुए होंगे तो इस बुक के थ्रू हमने मिल लिया है। बस वैसे ही जैसे नेपोलियन हिल ने बताया वैसे ही मैं कह रही हूँ कि अगर हम लोग जुड़े हुए होंगे तो इस वीडियो के थ्रू हम लोगों ने भी मिल लिया है। तो बस